नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम हॉल में। और आज हम करेंगे 24 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको खबरें मिलेंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों दिल गार्डन गार्डन हो गया और फाइनली मेरा चांद मुझे आया है नज़र। हमारा चंद्रयान 3 सेफली और बहुत ही अच्छे से लैंड कर गया, सॉफ्ट लैंडिंग किया उसने चांद के साउथ पोल पे। और भारत को अब पहला कंट्री हो गया है जो चांद के साउथ पोल पे लैंड अपने लैंडर को लैंड कराने वाला पहला कंट्री हो गया है। ऐसा कभी किसी कंट्री ने किया। हालांकि चांद पे हमसे पहले 3 कंट्रीज और पहुंच चुकी हैं, जो कि रशिया, यूएस और चाइना है। लेकिन साउथ पोल पे अभी तक कोई कंट्री नहीं पहुंची है। और इंडिया ने ये दिखा दिया है कि जो इंडिया के जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, इंडिया के स्पेस साइंटिस्ट हैं, इंडिया की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में नंबर 1 है। क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 645 करोड़ रुपए में इस माइलस्टोन को हासिल किया है। और अभी हाल ही में जो लूना 1 है, लूना 25 है रशिया का, वो 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट था दोस्तों, और वो एक क्रैश में परिवर्तित हो गया। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ 645 करोड़ रुपए में हम लोग पहुंच गए चांद के डार्क साइड पे, साउथ पोल पे। और हम लोगों ने वहां पे भारत का झंडा फहराया है, वहां उजाला किया है। और इसीलिए आज हिंदू ने खबर छापा है कि इंडिया लाइट्स अप द डार्क साइड ऑफ द मून। दोस्तों इस वहाँ वहाँ पे जो हमारा लैंडर लैंड किया है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आज लेंगे, देखेंगे वो क्या करेगा, कैसे लैंड हुआ, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन ये देश के लिए और हमारे लिए, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। कल तो मैं टीवी पे इसको देख रहा था और जैसे जैसे लैंडर नीचे जा रहा था वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। लेकिन फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका हम सबको 3 साल से इंतजार था। जब 2019 में चंद्रयान 2 जो है वो क्रैश किया था, क्रैश लैंडिंग किया था, तब से हमें इंतजार था कि वो दिन कब आएगा जब हमारा चंद्रयान मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, सक्सेसफुली करेगा और दुनिया को इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी का लोहा मनवा देगा। तो दोस्तों देखते हैं कुछ इसके साइलेंट फीचर्स क्या है। देखिए दोस्तों, बुधवार को आप सबको पता है 6:03 पे सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 की हो गई। और इसको कोऑर्डिनेट कहाँ से किया जा रहा था? इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स एट इसरो टेलीमेट्री, जो कि बेंगलुरु में है। और इंडिया दोस्तों अब यूएस, रशिया और चाइना के बाद चौथा कंट्री हो गया है जो मून पे पहुंच चुका है। और दोस्तों दोस्तों ऐसा नहीं है और कंट्रीज ने ट्राई नहीं किया। जापान ने ट्राई किया, इजराइल ने ट्राई किया, और भी बहुत सारे ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ट्राई किया, सब ने ट्राई किया। और इन लोगों की टेक्नोलॉजी और बजट इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। उसके बावजूद भी इंडिया ने ये फीट को कम से कम प्राइस में अचीव किया और ये दिखा दिया कि आगे के स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस कॉमर्शियल एक्सप्लोरेशन में इंडिया का लोहा दुनिया मानेगी। चलिए तो और आगे फिर देखिए दोस्तों, अब ये लेकिन फोर्थ नेशन है मून पे जाने वाली, लेकिन फर्स्ट नेशन है सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए पोलर रीजन में, मतलब मून के पोलर रीजन में, साउथ पोल पे ये फर्स्ट नेशन है जो वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है। और जो मेन चीज़ होता है दोस्तों, जब हमारा लैंडर मून की सतह पर लैंड करता है तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस लैंडर और हमारा जो धरती पे जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ के बीच, जो बेंगलुरु में है। तो वो जब कम्युनिकेशन स्थापित हो गया तब हमको ये मालूम चल गया कि अब हमारा ये मिशन सक्सेसफुल होने वाला है। यही चीज़ चंद्रयान 2 में मिसिंग थी। जब लैंडर लैंड करने वाला था तो ये जो कम्युनिकेशन था वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अब दोस्तों दोस्तों देखिए, ये सॉफ्ट लैंडिंग की वजह से जो हमारा चंद्रयान 2 का सेटबैक था, जो हमारे फेल्ड ये मिशन थी, वो उसकी भरपाई हो गई है। और सिर्फ भरपाई नहीं हो गई है, इंडिया का जो स्टैचर है वो अब डबल हो गया है। चंद्रयान 2 के क्रैश की वजह से स्टैचर को थोड़ा धक्का लगा था, लेकिन अब वो उसी इंटेंसिटी से जस्ट डबल हो गया है। और हमारे जो कट्टर क्रिटिक्स हैं जैसे पाकिस्तान, चाइना, वो लोग भी इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी का लोहा मान रहे हैं। देखिए डिसेंडिंग लैंडर की कब चालू हुई थी दोस्तों? 5:44 पे वो धीरे धीरे डिसेंड करा था और 4 फेजेज में करा था: रफ ब्रेकिंग, ऑल्टीट्यूड होल्ड, फाइन ब्रेकिंग और टर्मिनल डिसेंट। मतलब कि रफ ब्रेकिंग मतलब कि जब वो बहुत तेजी से जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फिर धीरे होता है वो, फिर एक ऑल्टीट्यूड पे आके रुक जाता है, उसे हम ऑल्टीट्यूड होल्ड कहते हैं। मतलब रुकता नहीं है, धीरे धीरे मूव करना चालू करता है। फिर वो
फाइन ब्रेकिंग, मतलब इससे फिर वो नीचे आना चालू होता है, उसे हम फाइन ब्रेकिंग कहते हैं। और फाइनली जब वो नीचे आने लगता है तो उसे हम टर्मिनल डिसेंट कहते हैं, और फाइनली वो लैंड कर जाता है। ये 4 स्टेजेस को जो हमारा चंद्रयान 3 था उसने बेहद ही खूबसूरती से और जिस तरह से प्लान किया गया था, एक एक पिक्सल वो प्लान के हिसाब से हुआ। कहीं भी कोई भी दोस्तों कहीं भी कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई किसी भी तरह की, और ये लैंडिंग सफल रही। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों। अब जो हमारा लैंडर और रोवर है वो, अब देखिए लैंडर जो वहाँ पे लैंड किया, इसमें से एक रोवर भी निकलेगा। एक रोवर निकल के वो मून की सतह पे वॉक करेगा और वहाँ इसरो का झंडा गाड़ देगा, मतलब इंडिया का। तो अब ये क्या करेगा, वहाँ पे इन सीटू केमिकल एनालिसिस करेगा मून के लैंड सरफेस की। और इंडिया ने ही चंद्रयान 1 के एक्सप्लोरेशन पे ये बताया था कि साउथ पोल में, मून के साउथ पोल में वाटर हो सकता है। तो इस वाटर की खोज अब ये जो रोवर है, ये जो लैंडर और रोवर है, ये दोनों मिलकर करेंगे। तो दोस्तों चंद्रयान 1 एक इम्पैक्ट मिशन था। और इम्पैक्ट मिशन में क्या होता है कि हमारा लैंडर जो होता है वो जाके इम्पैक्ट करता है, वहाँ की धूल से ये निकालता है, धूल से की केमिकल्स प्रॉपर्टी देखता है और ये बताता है कि भैया इस समय क्या हो सकता है। ये इम्पैक्ट मिशन था चंद्रयान 1। और चंद्रयान 2 हमारा सॉफ्ट लैंडिंग मिशन था जो कि फेल हो गया, और फाइनली हम चंद्रयान 3 में सॉफ्ट लैंडिंग करने में समर्थ रहे। अब देखिए दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 को 1 लूनर डे मिलेगा। 1 लूनर डे मतलब कि 14 अर्थ डे के बराबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ 14 डेज तक सूर्य की किरणें आती रहती हैं, जिससे कि चंद्रयान के जो पैनल्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, वो काम करेंगे और चंद्रयान सारे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस वहाँ पे करेगा। उसके बाद वो डेड हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब सूरज वहाँ से हटता है तो वहाँ का तापमान -200 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है, और उस तापमान पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर पाएगा। और कुछ और डिटेल्स देखिए बताते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। आप सबको पता है 14 जुलाई को ये लॉन्च किया गया था स्पेस धवन सेंटर हरिकोटा से, और ये एक इंडिजीनियस इसमें लैंडर था, प्रपल्शन मॉड्यूल था और एक रोवर है। और इसका ऑब्जेक्टिव जो कि हमने अचीव कर लिया है वो था सॉफ्ट लैंडिंग करना, सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग, जो कि हमने अचीव कर लिया। और उसके बाद दोस्तों हमें रोवर को मून सरफेस पे चलाना है और इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वहाँ पे करने हैं। दोस्तों लूना 25 जो रशिया का मिशन है, उसके फेल होने के बाद एक बार दिल में ये आने लगा कि ऐसा तो नहीं कि हमारा चंद्रयान भी फेल कर जाए, क्योंकि लूना जो 25 मिशन है उसको बहुत ही अच्छे से प्लान किया गया था और उसकी सक्सेस रेट 100% बताई जा रही थी। लेकिन वो क्रैश हो गया और हमारी जो चंद्रयान है वो बहुत अच्छे से और सेफली वहाँ लैंड कर गया। और इस बात का लोहा रशिया ने भी माना कि हाँ, चंद्रयान जो है दैट वाज मोर एफिशिएंट एंड मोर ऑर्डर्ड प्रोजेक्ट दैन लूना। अब देखिए दोस्तों, लैंडर के सेफ्टी फीचर्स बहुत सारे लगाए गए थे जिससे कि वो सेफली वहाँ लैंड किया है। जैसे कि उसके 4 लेग्स में सेंसर्स लगाए गए थे, वो सेंसर्स जो हैं वो उसको सेफ लैंड करने में बहुत मदद किए हैं। सेंसर्स के अलावा उसमें एक्सेलेरोमीटर लगाया था जो उसकी स्पीड को चेक कर रहा था। ऑल्टीमीटर लगाए गए थे, बहुत ही एफिशिएंट ऑल्टीमीटर्स, जो ये चेक कर रहे थे कि उसकी हाइट कितनी है, वो कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊपर आ रहा है। डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगाया था कि वो कितनी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ये सारी चीज़ें। इंक्लिनोमीटर लगाया गया था कि ये सतह से कितना इंक्लाइंड है, मतलब कि ये कितनी इंक्लिनेशन पे है, मतलब ये सीधे सीधे नीचे आ रहा है कि तिरछे नीचे आ रहा है, ये इंक्लिनोमीटर बता रहा था। टचडाउन सेंसर था कि मतलब जब वो मून की सतह पे जाएगा तो वो सेंसर्स बताएंगे कि कौन सी जगह वहाँ टच करना है उसको और किस जगह वो सेफली लैंड कर सकता है। और हजार्ड अवॉइडेंस कैमरा थे, ये कैमरा ये चीज़ देख रहे थे कि कोई ऐसी तो बात नहीं है कि कोई हजार्ड या कोई वॉल्केनो या कोई एवलांच इस तरह से कुछ आ रहा हो जो रोवर को और लैंडर को नुकसान पहुंचा सके। तो इन सेफ्टी फीचर्स के साथ चंद्रयान गया था और ये सेफ्टी फीचर्स ने बाकायदा काम किया, जिसकी वजह से चंद्रयान हमारा एक सक्सेसफुल मिशन बना और हम अब ग्लोबल एलाइट क्लब में आ गए हैं, रशिया, चाइना और यूएस के बाद, जो कि मून पे अपना प्रेजेंस देगी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब ब्रिक्स पे आते हैं दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स से ही कॉन्ग्रेचुलेट किया था हमारे साइंटिस्ट को, और जो वहाँ ब्रिक्स समिट में वहाँ जोहानिसबर्ग से वो सारी चीज़ों को लाइव देख रहे थे। अब देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ब्रिक्स में बोला है कि ब्रिक्स के एक्सपेंशन के फेवर में हम हैं, ना सिर्फ ब्रिक्स बल्कि G20 के भी एक्सपेंशन के फेवर में
हमारी कंट्री है, और ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं वो वर्क कर रहे हैं कि ब्रिक्स और G20 दोनों का एक्सपेंशन हो और मल्टीलैटरलिज्म को बूस्ट मिले। अब देखिए कैसे दोस्तों, एक कंसेंसस बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि कंसेंसस बेस्ड अप्रोच होना चाहिए कि ब्रिक्स की सारी कंट्री एक कंसेंसस बनाए कि भैया जो भी इंटरनेशनल मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उसमें जो अलग अलग देश हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों ये में इन इस भागीदारी में मेन जो रोल है वो किसका होना चाहिए दोस्तों? ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ का, जो मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़, अंडर डेवलप कंट्रीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन तो ज़्यादा है लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन कम है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें ज़्यादा होना चाहिए। और उसके लिए इंडिया के डिजिटल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर किया जा सकता है और ग्लोबल साउथ के वेलफेयर के लिए काम भी किया जा सकता है, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला। अब देखिए दोस्तों, ब्रिक्स के मेंबर्स कौन कौन, अभी करंट मेंबर्स कौन कौन है दोस्तों? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स के बारे में मैंने कल आपको बताया था अपनी वीडियो में। अब देखिए दोस्तों, इंडिया ने जनवरी में एक ग्लोबल साउथ समिट को होस्ट किया था जिसमें 125 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। उस समिट में दोस्तों इंडिया ने प्रपोज किया था कि अफ्रीकन यूनियन जो है उसको G20 में मेंबरशिप मिलनी चाहिए, और ये भी इच्छा जताई थी कि ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो इस प्रपोजल का सपोर्ट करें। तो अब ब्रिक्स कंट्री इस प्रपोजल का सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और न सिर्फ ये, ब्रिक्स के मेंबरशिप को भी ये इंक्रीज करने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। और दोस्तों इस समिट में ये ब्रिक्स समिट में कौन कौन पार्ट ले रहा है दोस्तों? इसमें ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट पार्ट ले रहे हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट पार्ट ले रहे हैं, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट पार्ट ले रहे हैं, और रशियन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो वर्चुअली पार्ट लेंगे। वो वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगे, उनके फॉरेन मिनिस्टर फिजिकली प्रेजेंट होंगे। अब देखिए दोस्तों, इंडिया ग्लोबल साउथ और अफ्रीकन यूनियन पे क्यों फोकस कर रही है? क्योंकि दोस्तों ग्लोबल साउथ और अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज के साथ इंडिया का बहुत डीप टाइज है, बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए जो प्रॉस्पेक्ट्स है ग्लोबल साउथ और अफ्रीकन यूनियन में बहुत हाई है, और इनकी रिप्रेजेंटेशन मल्टीलैटरल फॉर्म्स में होना चाहिए, ऐसा हमारे कंट्री का मानना है। और इस साल इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी है, तो इसीलिए इस फोरम में ये मुद्दा उठाने का सबसे अच्छा सुनहरा अवसर इंडिया के पास है। इसीलिए इंडिया ग्लोबल साउथ की कंट्रीज और अफ्रीकन यूनियन पे ध्यान दे रही है। और दोस्तों अब देखिए, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर और मेंबरशिप क्राइटेरिया की बात इसमें कही गई है। और ये जो लीडर्स रिट्रीट हुआ था, जो ये जो ग्लोबल साउथ वाला, इसमें कुछ क्राइटेरियाज की बात कही गई थी कि इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे जो G20 है और ब्रिक्स है उसमें मेंबरशिप्स बढ़ाई जाएगी। और वो क्राइटेरिया कैसे बनेगा? इन सारी कंट्रीज, ब्रिक्स की कंट्रीज के कंसेंसस पे वो सारी कंट्रीज राजी होंगी क्राइटेरियाज पे, जिस क्राइटेरिया से ब्रिक्स में और G20 में लोगों का एडमिशन होगा, मतलब जो कंट्रीज आएंगी। और इसमें G20 के भी कंट्रीज का कंसेंसस बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ब्रिक्स में अब कौन कौन पोटेंशियल नए कैंडिडेट हैं? देखिए ईरान है और बांग्लादेश है। ये लोग, हो सकता है कि अब अगले ब्रिक्स समिट में ये लोग ब्रिक्स को ज्वाइन कर लें। और इंडिया ने इन कंट्रीज़ को सपोर्ट किया क्योंकि इंडिया स्ट्रेटेजिकली ईरान और बांग्लादेश से बहुत ही, इसके रिलेशन स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छे हैं, खासकर ईरान से, क्योंकि ईरान से इंडिया के ऑयल और सिक्योरिटी रिलेटेड जो रिलेशंस है वो बहुत मजबूत हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा ग्लिच है दोस्तों, क्या है? देखिए रशिया और चाइना जो है वो G7 जो कंट्रीज़ हैं वो उसका अल्टरनेटिव चाहती हैं। वो चाहती है कि पहले G8 कंट्रीज़ थी, उसमें रशिया भी था, लेकिन वो क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद G8 कंट्रीज़ ने रशिया को हटा दिए, तो अब वो G7 हो गया। तो इसमें मेनली वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो अब रशिया और चाइना चाहते हैं कि भैया G7 जो है उसका अब अल्टरनेटिव आया, और वो ब्रिक्स को एक बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव को की तरफ से देख रहे हैं। इंडिया भी इसको सपोर्ट करती है, लेकिन इंडिया, रशिया और चाइना का जो डी डॉलराइजेशन का इंस्टेंट है, डी डॉलराइजेशन मतलब कि वो डॉलर की इम्पोर्टेंस को घटा के अपनी करेंसी बढ़ाना चाहते हैं वर्ल्ड के मार्केट्स में। इस पे इंडिया का व्यू डिफर है, क्योंकि इंडिया ये मानता है कि डॉलर अभी बहुत मजबूत मुद्रा है जो दुनिया के हर जगह ट्रेड में यूज़ होता है। रशिया और चाइना के कंपैरिजन में इसकी व्यापकता बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी डी डॉलराइजेशन की बात नहीं करनी चाहिए। और पहले बायलैटरली रशिया और चाइना जो है अलग अलग कंट्रीज से करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स पे ध्यान दें। उसके बाद जब काफ़ी कंट्रीज़ में इंडिया, रशिया और चाइना की करेंसी चलने लगे, तब डी डॉलराइजेशन की बात हो तो फिर वो इफेक्टिव होगी। अभी इसकी बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये इसलिए भी है क्योंकि इंडिया
ये डी डॉलरेशन वाला जो मामला है वो रशिया और चाइना के यूएसए के हेट्रेड के से निकल रहा है, तो इंडिया ऐसे किसी भी आइडिया में भागीदारी नहीं करना चाहती। अब देखिए ब्रिक्स के फ्यूचर के लिए मोदी जी ने कुछ सजेशंस दिए हैं। देखिए ब्रिक्स स्पेस कॉन्सर्टोरियम बनाने की बात कही है जो आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम करेगा। ब्रिक्स कंट्री वहाँ कोलैबोरेट करेंगे। ब्रिक्स कंट्री में स्किल मैपिंग, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है। और बिग कैट्स यानी टाइगर, लियोपार्ड, लायन, ये जो प्रजातियां हैं बिग कैट्स की, उनके कंजर्वेशन एफर्ट में ये कंट्रीज़ को मिलकर काम करना चाहिए। जैसे कि टाइगर रेंज कंट्रीज़ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, तो मतलब इस तरह की कंट्रीज़ को ब्रिक्स की 3 कंट्रीज इसमें हैं, तो इसमें जो बिग कैट्स कंजर्वेशन एफर्ट्स है उसमें ब्रिक्स को बहुत ही भागीदारी करनी चाहिए ताकि बिग कैट्स को इंडेंजर्ड होने से और एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सके। और मोदी जी ने जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है और ब्रिक्स का कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है, इसकी तारीफ की कही। ये दोनों जो संस्थाएं ब्रिक्स की हैं वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। और उसके अलावा दोस्तों इंडिया ने ब्रिक्स कंट्रीज़ को कोविड-19 में बहुत मदद की थी, खासकर ब्राज़ील में और साउथ अफ्रीका में। तो उसकी बात भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कही कि ब्रिक्स कॉपरेशन की वजह से कोविड-19 पैंडेमिक में भी ये कंट्रीज़ इंटैक्ट थे और ये एक दूसरे के नुकसान को कम करने में बहुत ही मदद किए थ्रू जॉइंट डिजिटल सोल्यूशन एफर्ट्स। तो ये था दोस्तों मोदी जी का एक लेखा जोखा जो वो ब्रिक्स में बताया और वो जो करना चाहते हैं। अब दोस्तों आगे आते हैं। देखिए कर्नाटका में जो एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और वो प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं कावेरी इशू पे। देखिए दोस्तों कावेरी इशू बहुत ही कंटीजियस इशू है। कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, देखिए गोवा भी है इसमें दोस्तों, और पौंडीचेरी, ये 4 स्टेट्स हैं दोस्तों। गोवा लोग कहते हैं इसमें नहीं है, लेकिन दोस्तों है गोवा भी इसमें, क्योंकि दोस्तों मायाडी रिवर भी इसमें इंक्लूडेड है। चलिए मायाडी रिवर जो है वो डायरेक्टली कावेरी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये सारे डिस्कशंस में ये भी इंक्लूडेड है, इसलिए इस डिस्प्यूट में हम उस गोवा को भी मानेंगे पार्टनर। अब देखिए दोस्तों मेकेडाटू रिवर के बारे में देख लेते हैं। ये मेकेडाटू जो प्रोजेक्ट है वो कावेरी रिवर पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और वो इस प्रोजेक्ट में एक डैम बनेगा, एक रिजर्वियर बनेगा, कहाँ, कावेरी रिवर पे, और इसकी हाइट होगी 63 मीटर और 2800 मीटर लंबा होगा। इसमें पानी कितना आएगा दोस्तों, 6.35 बिलियन क्यूबिक मीटर। इतने पानी को स्टोर करने के बाद जो है तमिलनाडु के लिए कम पानी बचेगा, इसलिए ये जो फ्लो ऑफ वाटर है तमिलनाडु में इसको इम्पैक्ट करेगा और वहाँ एक तरह से वाटर क्राइसिस वाली सिचुएशन आ सकती है। तो ये मेकाडीटू प्रोजेक्ट पे तमिलनाडु का ये इंस्टेंस है, तमिलनाडु इसको अपोज कर रही है। अब महादी रिवर पे देखिए क्या दिक्कत है। ये कर्नाटक का एक रिवर है और इस पर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रपोजल रखा गया है। इसमें डैम बनेगा, कैनाल बनेगा जो कि महाडी रिवर से पानी डाइवर्ट करेगा और कहाँ ले जाएगा उसको, मालप्रभा रिवर में ले जाएगा। मालप्रभा रिवर, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये सारी रिवर्स जो हैं वो कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। अब देखिए डैम जो ये बनाया जाएगा ये 40 मीटर हाई होगा और 1200 मीटर लंबा होगा और 110 किलोमीटर लंबा कैनाल डिग किया जाएगा। तो इतना प्रोजेक्ट बनाने के बाद पानी कहाँ बचेगा, गोवा में पानी बचेगा ही नहीं और ये वाटर फ्लो जो गोवा में है उसको इम्पैक्ट करेगा। और महाडी रिवर दोस्तों, महाडी और जुआड़ी रिवर जो होते हैं वो गोवा की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और ये गोवा की लाइफलाइन माना जाता है, इसीलिए गोवा भी इसका स्ट्रिक्ट विरोध कर रही है। देखिए दोस्तों गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु में तीनों में अलग अलग सरकार है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की है और यहाँ पे AIADMK की। तीनों सरकार इस समय आपस में दे हैव लॉक्ड देयर हॉर्न्स। और अब देखिए आगे इसमें क्या डिसीजन होता है। सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा वो मोदी भरोसा कर रहे हैं कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पर कुछ एक सॉल्यूशन निकालें और ऐसा मुझे भी लगता है कि एक स्टेटमेंटशिप है जिसमें वो सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अब देखिए दोस्तों कर्नाटका गवर्नमेंट दोनों प्रोजेक्ट को पुश कर रही है। क्यों कर रही है भैया, उनको पानी मिल रहा है, फ़ायदा है और ये प्रोजेक्ट वाटर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कर्नाटका के, ऐसा कर्नाटका गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन तमिलनाडु और गोवा इसका अपोज कर रही हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट दोस्तों मेकाडाटू और महाडी रिवर ये अभी बन रही हैं, प्लानिंग स्टेज में है, लेकिन ये आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों अब आगे आते हैं। देखिए यूके इंडिया की रिलेशनशिप की बात कही गई है, मतलब बात कर रही हैं ये जो मैडम है
केमी बेनोच, और इन्होंने जो है ये ट्रेड सेक्रेटरी हैं यूके की। तो इन्होंने यूके इंडिया के रिलेशनशिप पे कुछ बातें कही हैं, तो कुछ फर्दर पॉइंट्स इसमें हैं दोस्तों, उसकी डिस्कशन करते हैं। देखिए, इन्होंने बात कही पहले भैया, देखो इंडिया जो है इसने G20 को होस्ट किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इंडिया ने अपनी सिग्निफिकेंस इंटरनेशनल कॉपरेशन में अपना सिग्निफिकेंस प्रेजेंस इससे स्थापित कर लिया है। उसके बाद दोस्तों ये कहती हैं कि यूके का क्या इंस्टेंस है ट्रेड प्रॉस्पेरिटी पे, इसकी बातें कह रही हैं। उन्होंने कहा कि यूके ने हमेशा एक सकारात्मक कदम उठाया है ट्रेड को फॉस्टर करने के लिए, ग्रोथ को फॉस्टर करने के लिए इंडिया से, और वो हमेशा एडवोकेट करती है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्री और फेयर ट्रेड को प्रमोट करे, और इंडिया जैसी बूमिंग इकोनॉमी की ट्रेड डील करने के लिए यूएस हमेशा आतुर है, हमेशा इच्छुक है। इसके अलावा उन्होंने यूएस और इंडिया के यूके और इंडिया के ट्रेड रिलेशनशिप की बात की, और उन्होंने कहा कि इंडिया में जो मिडिल क्लास है वो 2050 तक इतने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा, और कोई भी कंट्री इंडिया को इग्नोर करने की गलती नहीं कर पाएगी। इसीलिए इंडिया से इनका बायलैटरल रिलेशनशिप मजबूत करना बहुत ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि हमारे इंडिया और यूके के बीच में जो 2022 में ट्रेड रिलेशनशिप था वो 36 बिलियन यूरो के बराबर था, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। और उन्होंने कहा कि भैया इंडिया जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यूके को दे रहा है, उसकी वजह से यूके में जॉब क्रिएशंस हो रहे हैं, और इंडिया जो है यूके का सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, और इसकी वजह से जैसा कि मैंने बताया यूके में काफ़ी जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, यूके भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। यूके ने इंडिया में $34 बिलियन का एफडीआई इन्वेस्ट किया है अप्रैल 2000 से लेके मार्च 2023 के बीच में, और 618 यूके कंपनी जो है इंडिया में प्रेजेंट है। दोस्तों ये सब फॉर्डर पॉइंट्स है। मेंस में अगर यूके और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में बात की जाती है तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी, तो ही आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कही जा रही है, जो कि अभी तक साइन नहीं हुआ है, लेकिन उसके बारे में सकारात्मक चर्चा हो रही है, और ये किस किस क्षेत्र में होगा, गुड सर्विस और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में होगा। इंडिया जो यूके का एक कल्चरल और इकोनॉमिक पार्टनर भी है, और कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन और टूरिज्म में इंडिया और यूके का बहुत ही रॉबस्ट पार्टनरशिप है, और बॉलीवुड फिल्म्स भी वहाँ बहुत देखी जाती हैं डेफिनेटली इंडियन डियास्पोरा के द्वारा। और एक अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी कैंपेन लॉन्च किया गया था, जो कि मार्केटिंग कैंपेन था इंडिया के प्रोडक्ट्स के लिए यूके में, जो कि 1.5 मिलियन यूरोस का एक प्रोजेक्ट था, और इससे जो बॉन्ड है यूके और इंडिया के बीच में वो और भी मजबूत हुए हैं। तो ये मैडम का कहना है। और लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ यूके इंडिया के ट्रेड में बहुत सारे ग्लिचेस भी हैं। सबसे पहले वहाँ डायस्पोरा काफ़ी प्रॉब्लम फेस करता है, रेसिज्म का। फिर कंजर्वेटिव, वहाँ के जो कुछ पार्टीज़ कंजर्वेटिव हैं जो इंडिया से ट्रेड में एक अपना हिस्सा मानती है। उनका मानना है कि इंडिया जो यूके और इंडिया का ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में बैलेंस्ड है, तो वो चाहते हैं कि इंडिया के फेवर में बैलेंस तो ठीक है, लेकिन यूके के भी फेवर में वो बैलेंस होता हुआ दिखे। प्लस इंडिया के पेटेंट लॉ जो है वो यूके को नहीं भाते हैं। यूके चाहता है कि इंडिया अपने पेटेंट लॉ को और रिलैक्स करे विथ रिस्पेक्ट टू यूके प्रोडक्ट्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैन एआई बी एथिकल और मोरल। देखिए, इथिक्स और मोरल का ये टॉपिक है दोस्तों, जिसको एआई से रिलेट किया गया है। और ये जो इसके कॉलमनिस्ट हैं जिन्होंने इसको लिखा है, बहुत बढ़िया खूबसूरती से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भैया एआई को इथिक्स और मोरल से तो दूर ही रखो, क्योंकि इससे बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए क्यों हो जाएगा देखते हैं। देखिए, पहला इन्होंने बोला कि इथिक्स इन एआई एंड गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या कंसर्न है। देखिए, एआई का रोल डिसीजन मेकिंग में क्या होता है। देखिए, एआई मशीन जो हैं वो पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं, सिनेरियोज को फोरकास्ट करते हैं, और फिर रिकमेंडेशंस देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जरूरी नहीं कि वो पैटर्न्स जो हैं वो सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से हैं, और अगर उन पैटर्न्स को एनालाइज करके हम अगर डिसीजन आएगा तो इससे डिसीजन मेकिंग में कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। यही नहीं सिर्फ दोस्तों, जो एआई के एल्गोरिथम्स हैं वो हो सकता है डेवलपर जो एआई डेवलप किया है जिस कंपनी ने, उसकी कुछ बायसेस से इन्फ्लुएंस हो। जैसे मान लीजिए कि बीजेपी है, ठीक है, वो आप किसी एआई टूल में बीजेपी लिखे, बीजेपी के बारे में कुछ डाले, हो सकता है वो कुछ बीजेपी के अगेंस्ट बोल जाए या बहुत ज़्यादा फेवर में बोल जाए, तो वो रेगुलेशन और बायसेस से
इंडल्ज रहेगा। इसीलिए एआई टूल्स को यूज़ करके आप इथिक्स, मोरल्स और रैशनल डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। हाँ, ये आपकी हेल्प कर सकता है डिसीजन मेकिंग में, बट डिसीजन अल्टीमेटली आप ही को लेना है। अब देखिए, आपके लेना है विथ रिस्पेक्ट टू योर रैशनैलिटी। देखिए, अब कांटियन एथिक्स और मोरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ बात हो रही है। देखिए, ये जो इमैनुअल कांट थे, वो बहुत उन्होंने एथिक्स पे बहुत बढ़िया एथिक्स पे बहुत बढ़िया बातें कही हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में। और जो कांटियन एथिकल फिलॉसफी थी, वो ऑटोनॉमी पे डिपेंड करती है। ऑटोनॉमी मतलब कि आपको अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल खुद करना है। ऑटोनॉमी, रैशनैलिटी और मोरल ड्यूटी, ये 3 बातें एथिक्स, कांटियन एथिक्स ने कही थी। लेकिन अगर इसमें हम एआई लगा देंगे तो ये मोरल रीजनिंग जो हमारी है उस पर प्रश्न चिन्ह उठा देगा। हम रीजनिंग तो करेंगे नहीं, हम जो एआई टूल्स बोलेंगे, जो 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 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेगा वही हम करेंगे। तो इससे हमारे मोरल रीजनिंग को बहुत बड़ा थ्रेट पहुंच सकता है, और हो सकता है इसका यूज़ करते करते हम रीजनिंग भूल ही जाएं, मोरल रीजनिंग भूल ही जाएं। लेकिन दोस्तों, ये रियलिटी भी है, अब ऐसा हो रहा है। और इन्होंने ये जो ऑथर ये भी कह रहे हैं कि भैया जो इथिक्स है उनको कोडिफाई करना बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, क्योंकि भैया इंडिया जो ह्यूमन के मोरल और क्या कहते हैं इथिकल, जो एथिकल डिसीजंस हैं, जो एथिकल मोरल जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, उनको एल्गोरिदम में कैसे एल्गोरिदम में आप कैसे उसको इम्बाइब करेंगे। तो इसके बारे में जो ऑथर हैं वो स्केप्टिकल हैं कि भैया ये एल्गोरिदम में तो इथिक्स और मोरल्स नहीं आ पाएंगे, इसमें बहुत दिक्कत है। अभी एआई को बहुत काम करना है इसमें, और इसको इथिक्स और मोरल्स के लिए यूज़ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद इन्होंने कहा कि देखो, ये सब बातें तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन एआई जो है बहुत इनएविटेबल है, वो तो आ ही रहा है। एआई देखिए दोस्तों, गवर्नेंस का एक एसेंशियल पार्ट हो चुका है, और सोशल सेक्टर और बेनिफिशियरीज को डिटरमाइन करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि ये दोस्तों डेटा माइनिंग करने के बाद डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको एनालाइज करता है, और एक इफेक्टिव फिगर देता है गवर्नमेंट्स को। ऐसे मान लीजिए हमको, हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं, और हमको उन डेटाओं में से मान लीजिए स्कूल एजुकेशन पे हमारे पास डेटा है, और हमें उस डेटा से मान लीजिए पता करना है कि भैया कितने गरीब बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं, और जाते हैं तो कितनी देर रहते हैं, और उनकी पढ़ाई कैसे होती है। तो एआई टूल्स ये हमको बहुत इफेक्टिवली डेटा को एनालाइज करके बता सकते हैं, हमारे टाइम और एनर्जी को कम कर सकते हैं, जिससे कि हम बहुत इफिशिएंट डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक डेटा बेस्ड डिसीजन होगा, ना कि मोरल और एथिक्स बेस्ड डिसीजन। अब देखिए दोस्तों, इथिकल कंसर्न इसमें कहाँ आता है कि भैया अगर हम कोई मोरल और इथिकल डिसीजन मशीन्स के हिसाब से लेंगे, तो वो इथिकल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि हो सकता है वो मशीन गलत बता रहा हो, बायस्ड हो, कुछ भी हो सकता है। उसके बायस्ड वर्जन के हिसाब से हमने एक डिसीजन ले लिया, जो कि हो सकता है हमारे सोसाइटी को गलत तरीके से इफेक्ट करे। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा है कि एआई को इथिक्स को एआई में प्रोग्राम करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट टास्क है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इथिक्स इंट्रिकेट होते हैं, और उसको एआई प्रोग्राम्स में मैप या प्रोग्राम्ड नहीं किया जा सकता है। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और आपको ऐसा लगता है कि जैसे हम एआई टूल्स के साथ चेस खेल रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और इसको अभी इवॉल्व होने में काफ़ी समय लगेगा। अब देखिए चैलेंजेस क्या हैं, आर्टिफिशियल मोरल एजेंट्स को क्रिएट करने का क्या क्या चैलेंजेस है। देखिए दोस्तों, इनकी फिजिबिलिटी पे पहले सब सवाल उठता है, क्योंकि ये दोस्तों ह्यूमन जजमेंट्स को रिप्लेस करते हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स और अनक्लियर होता है। आप हो सकता है किसी सिचुएशन में एक जजमेंट करें, उसी सिचुएशन में हो सकता है कुछ देर बाद आप दूसरा जजमेंट करें किसी बायसेस की वजह से। तो एआई ऐसा नहीं करेगा, वो अक्रॉस द लाइन इन सेम सिनेरियो एक ही जजमेंट करेगा। लेकिन आपके जजमेंट हो सकता है अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा भीख मांग रहा है, तो हो सकता है आप उसको देख के उसको भीख दे दें, क्योंकि उसकी कंडीशन आपको खराब लग रही हो, आपको भूखा लग रहा हो, आपका कॉग्निजेंस बता रहा हो कि वो भूखा है, वो खाया नहीं है, तो आप उसको पैसा दे दें। हो सकता है कोई बच्चा भीख मांग रहा है जो देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है, हो सकता है उसके माँ बाप उसको भेज रहे हो, तो आप उसको नहीं देंगे। तो ये आपने अपने जजमेंट से लिया इसका फैसला। लेकिन एआई टूल ऐसा नहीं करेगा, वो या तो देगा या तो नहीं देगा। तो दोस्तों, ये यहाँ पे फिजिबिलिटी इसकी अनक्लियर है, और ये एक इथिकली बाउंडेड हो जाएगा। मतलब कि इथिकल बिहेवियर को इसमें ऐसा फ्रेम किया जाएगा
कि ये इथिकल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होगा। देखिए दोस्तों, इथिकल हमेशा सब्जेक्टिव होता है, ये कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिविटी अगर इथिकल जो मशीन लर्निंग हमेशा ऑब्जेक्टिविटी पे काम करती है, तो अगर एथिक्स में हम ऑब्जेक्टिविटी लाने लगेंगे तो ये इररेशनैलिटी की तरफ जाने लगेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तो इसीलिए ये इथिकली बाउंडेड नहीं हो सकता है। और ह्यूमन पैटर्न्स को मशीन में लाने के लिए दोस्तों बहुत ही अभी बहुत टाइम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए अभी ह्यूमन पैटर्न्स जो हैं मशीन में मैप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मशीन को इवॉल्व करने में अभी बहुत समय लगेगा इस तरीके के पैटर्न्स में। क्योंकि देखिए, मोरल डिसएंगेजमेंट अभी मशीन्स और ह्यूमन के बीच में बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़ टू अर्ली टू से दैट एआई कैन परफॉर्म एथिकली इन सम सिनेरियोज। चलिए दोस्तों, आगे देखिए क्या होता है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी की बात आती है। अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एआई, मतलब कि आप एआई टूल्स के मदद से कोई डिसीजन लेते हैं, तो उस पर आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है। कोई गवर्नमेंट डेलीगेट हो सकता है या उस मशीन का डेवलपर जो हो सकता है, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है कि भैया तुमने ऐसा मशीन बना दिया है कि जिसने गलत चीज़ें बता दी, तो ये तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी पे सवाल उठाएगा। और दोस्तों ये देखिए, एआई जो है दोस्तों, सफरिंग और गिल्ट इससे परे है। देखिए, आपके डिसीजंस जो होते हैं वो सफरिंग और गिल्ट से प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने आपने किसी राह चलते हुए व्यक्ति की मदद नहीं की, उसका एक्सीडेंट हुआ है, आपको बहुत ज़रूरी काम है, आप निकल गए, तो और बाद में उसकी मृत्यु हो गई, तो आपको एक गिल्ट होगा। और फिर आप अगली बार से क्या करेंगे कि उस गिल्ट की वजह से आप कोई भी राहगीर व्यक्ति चलेगा उसकी मदद करेंगे। लेकिन एआई ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर मदद करना है तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। और अकाउंटेबिलिटी वाली बात तो मैंने अभी आपसे कही। तो देखिए, कंक्लूजन क्या है दोस्तों इस पूरे पैराग्राफ का, कि हमें प्रोग्रामिंग जो है एथिक्स की, उसको बहुत कॉशियसली बनाना है, क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर है बहुत कॉम्प्लेक्स है। और अभी प्रोग्रेशन जो है एआई टूल्स को डेटा माउंट टू ह्यूमन बिहेवियर, इस इन दोनों को अभी बांधने में, इन दोनों को एक पेज पे लाने में अभी बहुत समय है। और ये हमको केयरफुली करना होगा ताकि इसका मिसयूज़ ना हो पाए और कोई गलत इम्पैक्ट सोसाइटी पे ना पड़ पाए। तो दोस्तों, ये था इस पूरे पैराग्राफ का, इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोदी जी और जिनपिंग जो हैं वो ईस्ट एशिया समिट जो है वो जकार्ता में जो अभी होने वाला है, वहाँ पे भाग ले सकते हैं, वहाँ जाके मिल सकते हैं एक दूसरे से। तो ईस्ट एशिया समिट क्या है दोस्तों, उसके बारे में देख लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट उतनी खबर नहीं है, जब ये मीटिंग होगी तब इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अभी के लिए देख लेते हैं ईस्ट एशिया समिट क्या है। देखिए दोस्तों, ये ईस्ट एशिया समिट एक फोरम है जहाँ डायलॉग और कॉपरेशन की होता है 18 कंट्रीज़ जो हैं वो एशिया पैसिफिक रीजन की जो 18 कंट्रीज हैं उनके बीच में। और इसको 2005 में इस्टेब्लिश किया गया था आशियन कंट्रीज़ द्वारा। इसमें 10 आशियन कंट्री हैं, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स भी इसमें हैं। इसकी एनुअली एक हाई लेवल मीटिंग होती है और इसमें बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन और ट्रांसनेशनल चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन किया जाता है। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है दोस्तों रीजनल कॉपरेशन प्रमोट करने में एशिया पैसिफिक रीजन में। और इसमें आशियन कंट्रीज भी इन कंट्रीज से अपना इस समिट के थ्रू रिलेशन मजबूत करते हैं। तो दोस्तों, ये था एक ईस्ट एशिया समिट के बारे में एक जानकारी। इंडिया भी इसका मेंबर है, आपको ध्यान रखना है। ये एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, एक नहीं 2-3 बार एग्जाम में ये आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात किया जा रहा है कि ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके बेसिस पे बनाई जा रही है। तो ये क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं, बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको रिलीज़ किया है एनसीएफ को। और ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसको हमारी जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से फ्रेम करने की बात कही जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू क्लास 3 एंड टू क्लास 12 टेक्स्ट बुक। उनकी क्लास 3 से क्लास 12 का क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, इसकी बात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में कही जा रही है। तो क्या क्या बातें हैं दोस्तों, देख लेते हैं। देखिए, लैंग्वेज की बात कही जा रही है। क्लास 9 और 10th के जो स्टूडेंट होंगे वो 3 लैंग्वेज लर्न करेंगे।
ठीक है, जिसमें से 2 इंडियन लैंग्वेज होंगे और 1 फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है। और जो क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स होंगे वो 2 लैंग्वेज लर्न करेंगे, जिसमें से 1 इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी बात है, 2 लैंग्वेज आएगा ही इंडिया का, एक बाहरी लैंग्वेज भी आप लर्न कर लेंगे क्लास 10 तक, और फिर क्लास 12 में आप 2 इंडियन लैंग्वेज में से एक लर्न कर सकते हैं कोई ना कोई। और इसके बाद दोस्तों मैंडेटरी सब्जेक्ट की बातें कही गई है। मैंडेटरी सब्जेक्ट्स अभी देखिए, तो हम 11th-12th में जब हमने पढ़ाई की थी तो 5 सब्जेक्ट्स होते थे और उसमें से 4 मैंडेटरी होते थे, एक ऑप्शनल होता था। लेकिन अब देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है। प्रीवियस स्ट्रक्चर मतलब कि ये मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, अभी की बात देखिए करते हैं कि 9 to 12 में दोस्तों 5 सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं और एक ऑप्शन होता है, मतलब 6 सब्जेक्ट टोटल पढ़े जा सकते हैं। लेकिन अब न्यू स्ट्रक्चर में क्या कहा जा रहा है कि 9th और 10th में दोस्तों 7 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होंगे और क्लास 11 और 12 में 6 मैंडेटरी सब्जेक्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैंडेटरी के साथ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है दोस्तों। पहले ग्रुप में होगा आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन और वोकेशनल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरे ग्रुप में होगा दोस्तों सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज और इंटरडिसिप्लिनरी एशिया, जैसे फिजिकल एजुकेशन वगैरह वगैरह। और तीसरे ग्रुप में दोस्तों होगा साइंस सब्जेक्ट्स और मैथ सब्जेक्ट्स, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटेशन थिंकिंग वगैरह वगैरह। तो ये सब तीनों ग्रुप्स होंगे जो हमें मैंडेटरी सब्जेक्ट्स के साथ ऑप्शनल में लेना जरूरी होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कही गई है। देखिए दोस्तों, सोशल साइंस में कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही गई है। सोशल साइंस करिकुलम में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। क्लास 6 to 8 में जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स होंगे उसमें क्या कंटेंट होगा, इस पे बात कही गई है। तो इसमें कहा गया है कि 20% लोकल लेवल का कंटेंट होगा। मतलब जैसे मान लीजिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, जिस एरिया के हैं, उसका कंटेंट 20% उसमें होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के हैं तो धारवाड़ का 20% उसमें बातें उसमें होंगी। 30% रीजनल लेवल का होगा, जैसे आप विदर्भ रीजन के हैं तो विदर्भ रीजन का 30% उसमें कंटेंट होगा। फिर देखिए दोस्तों 30% नेशनल लेवल का होगा, मतलब इंडिया का पूरा 30% उस सोशल साइंस सब्जेक्ट में कंटेंट होगा और 20% ग्लोबल कंटेंट होगा। तो ये मिला के एक सोशल साइंस का पूरा करिकुलम बनेगा। तो देखिए आपको इससे लोकल लेवल का, रीजनल लेवल का, मतलब लोकल अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट का, नेशनल का और ग्लोबल का, पूरी दुनिया का एक बैलेंस फ्रेमवर्क मिलेगा। उसके बारे में बैलेंस जानकारी मिलेगी स्टूडेंट्स को। अब देखिए सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसका भी डिज़ाइन किया गया है। क्या क्या सोच के किया गया है, क्योंकि उसमें उसमें कहा है, ये बात कही है कि भाई इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और स्टूडेंट के जो चॉइस है उसको और फ्लेक्सिबल बनाया जाए। मतलब ऐसा ना हो कि साइंस स्टूडेंट है तो वो ह्यूमैनिटीज़ का कुछ भी नहीं पढ़ेगा, नहीं। साइंस स्टूडेंट है, अगर उसका इंटरेस्ट लिटरेचर में है तो वो लिटरेचर भी पढ़ सकता है, उसका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है तो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। तो मतलब ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी बनाई गई है कि एक स्ट्रीम का जो बंदा है वो दूसरी स्ट्रीम की भी चीज़ें पढ़ सकता है विथ रिस्पेक्ट टू हिज इंटरेस्ट। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी डाइवर्स बनाया गया है इसी तरह से। मतलब अगर साइंस का है तो वो ह्यूमैनिटीज़ की भी चीज़ें पढ़ सकता है, ह्यूमैनिटीज़ का है तो वो मैथ्स भी पढ़ सकता है, उसका अगर फिजिक्स मन है तो वो भी पढ़ सकता है। तो इस तरह से फ्लेक्सिबल रखा गया है कोर्स के डिज़ाइन को। अब देखिए दोस्तों, इन्वायरमेंट एजुकेशन पे भी बहुत फोकस किया जा रहा है। सारे स्टेजेस में इन्वायरमेंट एजुकेशन मैंडेटरी है और सेकेंडरी स्टेजेस में एक सेपरेट एरिया ऑफ स्टडी होगा। मतलब हो सकता है देखिए जैसे जैसे 5th तक आपके सब्जेक्ट्स में ही इन्वायरमेंट पढ़ाया जाए, लेकिन जब सेकेंडरी स्टेज में आप आएंगे 8th क्लास 9th अबव तो आपको एक सेपरेट सब्जेक्ट इन्वायरमेंट का पढ़ना होगा। और ये जो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये 21st सेंचुरी की जो ज़रूरतें हैं उससे अलाइंड है, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। और इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत है। हमारा जो प्रीवियस करिकुलम है वो बहुत पुराना है और उसे अब रिप्लेस करके 21st सेंचुरी की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया जाएगा। तो ये दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात मैंने कही। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया गया है वन हेल्थ के बारे में। अब आप सोचेंगे यार ये वन हेल्थ क्या है। चलिए, वन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको मेंस और में लिख सकते हैं, प्रीलिम्स पे भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए वन हेल्थ अप्रोच होता है, एक इंटरकनेक्टेडनेस होती है उसमें ह्यूमन, एनिमल और प्लांट के हेल्थ में। मतलब कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं, वेलबींग की बात करते हैं तो हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं, आइसोलेशन में नहीं देखते। हम सिर्फ ह्यूमन हेल्थ की बात नहीं करते हैं, हम उनके ह्यूमन के अगल बगल जो एनिमल्स हैं उनके हेल्थ की भी बात करते हैं, प्लांट्स के भी हेल्थ की बात करते हैं। क्योंकि एनिमल्स अगर बीमार पड़ेंगे तो हो सकता है वो बीमारी ह्यूमन में आ जाए। जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, H1N1 देखिए तो पिग्स में आया, पिग्स से फिर ह्यूमंस में आ गया। तो दोस्तों हमको अब कंबाइंड अप्रोच लेके चलना होगा कि हम इन सबकी हेल्थ बात करें, इसी को हम वन हेल्थ अप्रोच कहते हैं। और ये जूनोटिक डिसीजेज जो कि एनिमल्स और ह्यूमन के बीच में शेयर की जाती है, जैसे मैंने H1N1 की बात की,
इसको ये एड्रेस करता है। और इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड जो इन्वायरमेंटल चैलेंज है उनको भी ये एड्रेस करता है। और इसका दोस्तों स्पेशल सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जूनोटिक डिजीज, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, फूड सेफ्टी, वेक्टर बॉर्न डिजीज, इनको कैसे टैकल किया जाए इसकी बात करता है। और गवर्नमेंट की जो वेरियस यूनिट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की भी बात करता है। और ये इंटरसेक्टर मैनेजमेंट की बात करता है, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज, हेल्थ, इन्वायरमेंट, फिशरीज, जो मिनिस्ट्रीज हैं अलग अलग, उनके कोऑर्डिनेशन से ही संभव हो सकता है। और तो इसकी इकोनॉमिक बेनिफिट की बातें की जा रही हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वन हेल्थ पैंडेमिक मैनेजमेंट की बात की गई है वो G20 जॉइंट फाइनेंस हेल्थ एंड G20 जॉइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क फोर्स में ये एस्टिमेट किया गया कि जो नॉन वन हेल्थ पैंडेमिक मैनेजमेंट जो किया गया था पहले, उसका कॉस्ट था $30 बिलियन पर ईयर। लेकिन अगर हम वन हेल्थ मैनेजमेंट से चलेंगे तो ये सिर्फ 11.5 बिलियन पर ईयर कॉस्ट देगा। देखिए दोस्तों कितना डिफरेंस है इस बीच में। ठीक है दोस्तों, तो मतलब ये कॉस्ट के हिसाब से भी ये बहुत बढ़िया है। अगर हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगाएंगे और मतलब आइसोलेशन में ह्यूमन हेल्थ को नहीं देखेंगे तो जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम होगा ह्यूमन हेल्थ को और वन हेल्थ प्रोग्राम को एड्रेस करने में। और दोस्तों अभी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जो अभी रिसेंट इनिशिएटिव वन हेल्थ को लेकर लिए गए थे वो कोविड-19 पैंडेमिक में लिए गए थे। ये एम्फसाइज किया गया था कि भैया कोविड-19 में हमको वन हेल्थ अप्रोच से काम करना है। और इंडिया ने स्टैंडिंग कमेटी ऑन जूनोज 2006 में बनाया था। और ये जो कमेटी थी इसने वन हेल्थ की बात की थी। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अभी वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया है 2021 में, जो कि ट्रांसबॉन्डरी एनिमल और जूनोटिक डिजीजेस को एड्रेस करेगी। और इस मामले में अब नेशनल वन हेल्थ मिशन भी की भी चर्चा हो रही है, जो कि ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ जूनोज, वन हेल्थ कंसोर्टियम, इनको इंटीग्रेट करके एक कॉमन अप्रोच ले आएगी नेशनल वन हेल्थ पॉलिसी में। और इसको कौन फ्रेम कर रहा है दोस्तों? ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। अब देखिए दोस्तों स्टेजेस क्या क्या होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन हेल्थ में। पहला होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क होता है उनके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित की जाता है ताकि एक वन हेल्थ का एक पैटर्न डिस्क्राइब किया सके। फिर जो एग्जिस्टिंग जो फ्रेमवर्क है, एग्जिस्टिंग जो इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया जाता है। कोलैबोरेशन के बाद उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है वन हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए और जो हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए। फिर लास्ट में उनका इंटीग्रेशन किया जाता है और एक मैनुअल कह सकते हैं आप, एक प्रोसीजर बनाया जाता है जिससे कि वन हेल्थ अप्रोच को आगे बढ़ाया जा सके और जो ह्यूमन हेल्थ है, प्लांट हेल्थ है, एनिमल हेल्थ है, उसको वन हेल्थ अप्रोच से एड्रेस किया जा सके। तो ये दोस्तों ये एक इंटीग्रेटेड साइंस बेस्ड इन्वायरमेंट है जो कि रिसर्च और रिसर्च डेवलपमेंट और रिसर्च अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स, मतलब कि अलग अलग डिसिप्लिन्स के बीच में रिसर्च को ये बढ़ावा देता है। और ये इस अप्रोच के थ्रू ह्यूमन, प्लांट और एनिमल हेल्थ के जो दिक्कतें हैं उनको एड्रेस करता है ताकि ये तीनों हेल्थ से जो रिलेटेड होने वाली प्रॉब्लम्स है उससे बचें और कोई एक दूसरे को इम्पैक्ट ना कर पाए। जैसे ये देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों स्वाइन फ्लू, कोरोना और इबोला, ये सारे जो रोग हैं पैंडेमिक बन गए। ये सारे रोग जो हैं वो दोस्तों किसी न किसी एनिमल से बॉर्न हुए थे। तो इसीलिए वन हेल्थ अप्रोच अब काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो दोस्तों ये था आज का हिंदू एनालिसिस। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो भैया ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।